देखेंगे जदूनाथ सरकार के मतानुसार मुगल प्रशासन भारतीय एवं अभारतीय तत्वों का मिश्रण था। ठीक है। अब देखिए मुगल कालीन प्रशासन एवं संस्कृति देखेंगे तो यदुनाथ सरकार क्या लिखते हैं, इतिहासकार यदुनाथ सरकार, उन्होंने लिखा है मुगल प्रशासन भारतीय एवं अभारतीय तत्वों का मिश्रण था। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। वो प्रथम मुस्लिम शासक थे जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है। वो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। किसने धारण की? तो बाबर ने धारण की। ठीक है। अबुल फजल के अनुसार अबुल फजल के अनुसार राजत्व एक दैवीय प्रकाश है जो ईश्वर से निकलकर राजा के हृदय को प्रकाशित करता है। अकबर ने खलीफा उज जमा अमीरुल मोमिन की उपाधि धारण की तथा उसे फतेहपुर सीकरी का जामा मस्जिद में खुतबा मतलब क्या क्या पढ़वाया। ठीक है। तो इसने जो अबुल फजल के अनुसार राजत्व एक दैवीय प्रकाश है जो ईश्वर से निकलकर राजा के हृदय को प्रकाशित करता है। ठीक है। शब्द किसने का? अकबर के संदर्भ में मतलब इन्होंने, ठीक है, अबुल फजल ने ये शब्द कही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या प्रश्न है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उसको नीचे प्रश्न बनेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। मुगल शासकों की शासन व्यवस्था धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी। औरंगजेब ने अपने पत्र में शाहजहां को जिले इलाही कहकर संबोधित किया था। ठीक है। तो यहाँ पे मुगल शासकों की जो प्रशासन जो था, ठीक है, शासन व्यवस्था जो था धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित था। ठीक है। ध्यान रखें कैसा धार्मिक सहिष्णुता, एक सब होता सहिष्णुता होता है, एक होता असहिष्णुता होता है। ठीक है। सहिष्णुता का मतलब टॉलरेंस होता है जहाँ पे सभी धर्मों के लिए गुंजाइश होता है। ठीक है। असहिष्णुता का इंटॉलरेंस होता है जो कि मतलब एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है। ठीक है। तो मुगलों का जो शासन व्यवस्था तो सहिष्णुता पर आधारित है। ठीक है। अकबर के शासनकाल में मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। ये प्रश्न इंपोर्टेंट बन सकता है अकबर के शासनकाल में। ठीक है। आप हम ये बताइए मुगल प्रशासन के मुगल प्रधानमंत्री को क्या बोलते? वकील बोलते थे। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे उनको? तो वकील बोलते थे। क्या बोलते थे? वकील बोलते थे। बैरम खां के पतन के बाद अपने शासनकाल के 8वें वर्ष एक नया पद दीवान ए वजारत ए कुल की स्थापना की। ठीक है। जब बैरम खान की मृत्यु हो जाती है या पतन हो जाता, सॉरी, उसके अपने शासन काल के 8वें वर्ष में एक नया पद दीवान ए वजारत ए कुल की स्थापना करती। कौन सा? दीवान ए वजारत ए कुल की स्थापना की, जिसे राजस्व एवं वित्तीय मामलों के प्रबंध का अधिकार दिया गया। ठीक है। तो अकबर के द्वारा एक पद बनाया गया था जिसका नाम दीवान ए वजारत ए कुल। उनको कौन से मामले दिए गए थे? बजारत जब भी लग गया, ठीक है, बजारत या फिर बिजारत जब भी लग गया तो उनके पास कौन सा मामला रहेगा? वित्तीय मामले ही होंगे। ठीक है। ध्यान रखेंगे। मीर बख्शी किसका प्रमुख होता था मुगल प्रशासन में? मीर बख्शी तो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। तो सैन्य विभाग जहां पर भी मीर लगा तो ध्यान रखिए क्या होता था? सैन्य विभाग का प्रमुख जो होता था मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी की बात करेंगे, सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। काम क्या होता था? तो इसका कार्य सैनिकों के वेतन एवं सैनिक भक्ति इसका कार्य की बात करें सैनिकों के वेतन तथा सैनिक संगठन से क्या था? संबंधित था। ठीक है। किससे संबंधित था? सैनिकों के वेतन तथा सैनिक संगठनों से संबंधित जो था मीर बख्शी था। अब तो दीवाने खालिश, ठीक है, दीवान शाही भूमि को देखभाल करने वाला अधिकारी को बोलते हैं दीवाने खालिश। ठीक है। और शाही जो भूमि जो होती थी उसको कौन सी भूमि बोलते थे? खालसा भूमि बोलते थे। कौन सा भूमि बोलते थे? खालसा भूमि। मतलब वैसा भूमि जो राज्य के, ठीक है, राज्य के अधीन आती थी वैसे भूमि को क्या बोला जाता था? खालसा भूमि बोलते थे। क्या बोलते थे? खालसा भूमि। क्या बोलते थे वैसे भूमि को? खालसा भूमि बोलते थे। ठीक है। एक होता है दीवान ए तन। दीवान ए तन वेतन तथा जागीरों की देखभाल करने वाला अधिकारी को क्या बोलते थे? दीवान ए तन। एक होता है मुस्तौफी होता जो कि आए हुए का निरीक्षण करता था। क्या करता था? आए हुए का जो निरीक्षण करता था उसको क्या बोलते थे? मुस्तौफी बोलते थे। क्या बोलते थे? मुस्तौफी बोलते थे। ठीक है। काजी उल कुजात किस प्रकार का विभाग था? काजी उल कुजात के अंतर्गत क्या बताएं? काजी उल कुजात के अंतर्गत कौन सा विभाग था? न्याय विभाग था। ठीक है। ध्यान में न्याय विभाग था। ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। कौन सा विभाग था काजी उल कुजात के अधीन? ध्यान में रखिए न्याय विभाग। कौन सा विभाग? न्याय विभाग। समझ जा रही है? यस सर। हाँ थोड़ा वो डाउन हो गया, तो चार्ज में लगा दिया। ठीक है। तो काजी और कजात की बात करेंगे तो इनके अधीन कौन था? न्याय विभाग था। मैंने मुस्तौफी बताया, आए हुए का निरीक्षक जो होता था मुस्तौफी कहते थे। एक होता मुहस्सिब होता था। क्या होता है? मुहस्सिब, ये आचरण अधिकारी होता था। ठीक है। जन आचरण का निरीक्षण करने का प्रधान था। इसका मुख्य कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित करके उन्हें नगर से बाहर दूसरे स्थान पर बसाया गया था जिसे शैतानपुरी कहा जाता है। ठीक है। जो प्रोस्टिट्यूट जो होती थी उनको नगर में बसने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है। उनको नगर से बाहर बसाया गया था जिस जगह को क्या बोले? शैतानपुरी कहते थे। ठीक है। तो मुहस्सिब का क्या कार्य होता है? नागरिक में, ठीक है, क्या नागरिक का आचरण का निरीक्षण करने का उनका काम होता था। नागरिक का आचरण कैसा होना चाहिए?
कुछ होना चाहिए, नागरिक कोई गलत कामों में संलिप्त तो नहीं है, चोरी चमारी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इन सारी चीजों को देखने के काम जो मुहस्सिब का होता था। मीर आतिश को दरोगा ए तोप खाना कहा जाता था। क्या बोलते थे? मीर आतिश को क्या बोलते थे? दरोगा ए तोप खाना कहा जाता। इसका प्रमुख कार्य क्या था? तोप तोप खाने की व्यवस्था करना, ठीक है। शाहजहां के काल में सूबों की संख्या सर्वाधिक थी। बादशाह अकबर द्वारा गुजरात के सूबेदार टोडरमल को, ठीक है, राजपूत सरदारों से संधि करने और उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया था, ठीक है। ध्यान में इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा किसके शासनकाल में सूबों की संख्या ध्यान में रखेंगे सर्वाधिक थी, तो क्या बताएंगे किसके शासनकाल में सूबों की संख्या सर्वाधिक थी? तो शाहजहां के शाहजहां। शासनकाल में सूबों की संख्या क्या थी? सर्वाधिक थी, ठीक है। ध्यान रखिए किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। अब बादशाह अकबर द्वारा, ठीक है, बादशाह अकबर द्वारा गुजरात के सूबेदार टोडरमल को राजपूत सरदारों से संधित करने के लिए उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो गुजरात का सूबेदार का नाम क्या था? टोडरमल, ठीक है। उसको मतलब ये अधिकार दिया गया था से राजपूत सरदारों से मतलब क्या करे? संधि करे और उन्हें मतलब क्या करे? मनसब प्रदान करे, ठीक है। ये अधिकार किसी अन्य सूबेदार को प्राप्त नहीं था, ठीक है। ये अधिकार किसी अन्य सूबेदार को मतलब क्या था? प्राप्त नहीं था, ठीक है। अमल गुजार सरकार में राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका प्रमुख कार्य भूमि का निर्धारित करके वसूली करना था तथा भ्रष्ट कृषकों को दंडित करना था, ठीक है। अमल गुजार का क्या कार्य होता था? अमल गुजार सरकार में राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका प्रमुख कार्य भूमि का निर्धारित करके उसकी वसूली करना था, ठीक है, तथा भ्रष्ट कृषकों को मतलब क्या करना? दंडित करना था, ठीक है। अमल गुजार का क्या काम होता था? अमल गुजार सरकार में राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका प्रमुख कार्य भूमि का निर्धारित करके उसकी वसूली करना था तथा भ्रष्ट कृषकों को मतलब क्या करना था? दंडित करना था, ठीक है। काजी इस्लाम के नियमों के अनुसार धार्मिक प्रश्नों का समाधान करता था। काजी की बात करेंगे तो काजी किस तरीके से मतलब मतलब धार्मिक प्रश्नों को समाधान करता था? तो ध्यान में रखें किस हिसाब से करता था? इस्लाम के नियमों के अनुसार। कैसे? तो इस्लाम के नियमों के अनुसार धार्मिक प्रश्नों का मतलब समाधान कौन करता था? तो काजी करता था, ठीक है। मोन्सेरेट ने घुड़सवार सेना को सेना का पुत्र कहा, ठीक है। मोन्सेराट ने घुड़सवार सेना को क्या कहा? सेना का पुत्र कहा। मुगल घुड़सवार सेना का संगठन मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, जिसका आरंभ किसने किया था? अकबर ने किया था। हालांकि मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ की बात करेंगे आगे चल के तो और भी व्यापक रूप देखने को मिलता है, लेकिन घुड़सवार सेना का संगठन मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, जिसका आरंभ किसने किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। अकबर ने नौसेना के प्रबंध हेतु एक पृथक विभाग, ठीक है, नवाडा की स्थापना की थी, जिसे मीर बहर के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। हालांकि नौसेना इनका कुछ खास नहीं था, ठीक है, नौसेना इनका कुछ खास नहीं था, लेकिन जब गुजरात विजय जब करता है, जब गुजरात विजय जब करता है तो नौसेना का क्षेत्र भी इनके अधीन आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये जो एक छोटा सा विभाग था, बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन मीर बहर के अंतर्गत इस विभाग को रखा गया था। इसका काम क्या था? इसका प्रमुख कार्य बड़ी बड़ी नौकाओं को तैयार करवाना, नदियों एवं घाटों का देखभाल करना जो था इस विभाग का काम था। मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित है, पूछा जाएगा। ठीक है, मनसबदारी प्रथा ने जो मुगल शासकों ने जो उठाया था, ये प्रथा पहले कहाँ प्रचलित थी? तो मंगोलों में प्रचलित थी, ठीक है। तो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित जो थी इनकी मनसबदारी प्रथा थी, ठीक है। इस प्रथा का उत्पत्ति कहाँ? इस प्रथा का उत्पत्ति मध्य एशिया में हुआ था। इस व्यवस्था में क्या होते थे? जात एवं सवार होते थे। क्या होते थे? समझिएगा जरा। इस व्यवस्था में क्या होते थे? मनसबदारी में क्या होता था? जात एवं सवार होता था, ध्यान रखेंगे। जात क्या होता है? जात से तात्पर्य व्यक्तिगत पद से, जबकि सवार का तात्पर्य घुड़सवारों से होता था, ठीक है। जात का तात्पर्य किससे होता था? क्या बताएंगे? व्यक्तिगत पद से। कैसे होता था? व्यक्तिगत पद से होता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि सवार का संबंध किससे होता था? क्या बताएंगे? सवार का संबंध घुड़सवार। सही है, सवार का संबंध घुड़सवारों की संख्या। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे, सवारों से होता था, ठीक है? ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सारे चीजों को आप क्या करना है? ध्यान में रखना है। जात, और यहाँ पे आपने देख लिया क्या नाम है? जात एवं और क्या था? सवार, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलेंगे आगे। 500 से नीचे मनसबदार, 500 के नीचे के मनसबदार मनसबदार कहलाते थे, ठीक है। 500 से 2500 तक के मनसबदारों को अमीर कहा जाता था। क्या बोलते थे? जो 500 से 2500 तक के, ठीक है, मनसबदारों को क्या कहते थे? क्या बताएंगे? अमीर कहते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अमीर कहते थे। अब यहाँ पे देखेंगे दो अस्पर सीन अस्पर शब्द निकल कर आता। 500 से नीचे के मनसबदार को मनसबदार ही कहा जाता, मनसब कहते थे, या फिर 500 से 2500 तक के मनसबदारों को क्या बोलते थे? अमीर कहते थे। क्या कहते थे?
अमीर कहते थे। अब आते हैं दो अस्पा, सिंह अस्पा, एक अस्पा, ठीक है। तो क्या था, दो अस्पा में क्या होता था, मनसबदारों को अपने शवार पद से दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे, ठीक है। तो दो अस्पा में क्या होता था, तो मनसबदारों को अपने सवार के पद से कितने घोड़े रखने पड़ते थे, दो गुना। कितने रखने थे, दो गुना, ठीक है। ध्यान रखेंगे। सिंह अस्पा में क्या होता था, तो मनसबदारों को अपने घोड़े पद के अनुसार तीन गुना घोड़ा रखना पड़ता था। मनसबदारों को अपने सवार पद से कितना गुना, तीन गुना। एक अस्पा में क्या होता था, मनसबदारों को अपने सवार पद के अनुसार केवल एक ही घोड़ा रखना होता था, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको समझाई, जात एवं सवार। तो जात से तात्पर्य व्यक्तिगत पद से होता है, ठीक है, जबकि सवार का तात्पर्य घोड़ों की संख्या से होता था, ठीक है। ध्यान रखो, सवार का मतलब क्या, घोड़ा पे सवारी करेंगे ना, घोड़ों की संख्या। जात का मतलब क्या होता था, व्यक्तिगत पद से था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे दो अस्पा क्या होता था, तो मनसबदारों को अपने सवार पद के दो गुना घोड़ा रखना पड़ता, जितने के सवार पद है उतना का घोड़ा रखना है, दो गुना उसका। सिंह अस्पा में जितना का सवार पद है उससे मतलब तीन गुना घोड़ा रखना है। एक अस्पा में तो मनसबदारों की अपने सवार पद के अनुसार ही मतलब क्या रखना पड़ता था, घोड़ा रखना पड़ता था। 1579 में अपने शासन के 98वें वर्ष अकबर ने दाग एवं, ठीक है, तसिया प्रथा का प्रारंभ किया। शाहजहां और औरंगजेब के समय में रसद एक खुराकी नाम से वेतन में कटौती की जाती थी। ध्यान रखिए, शाहजहां और औरंगजेब के समय में रसद एक खुराकी के नाम से वेतन में कटौती की जाती थी, ठीक है। तो घोड़े दागने की प्रथा जो थी, वैसे तो आप देखोगे खिलजी ने शुरू किया था, लेकिन अकबर के शासनकाल में 1579 में अपने शासन के 98वें वर्ष में अकबर ने दाग एवं, ठीक है, तसिया प्रथा का भी मतलब प्रारंभ किया था, ठीक है। अब कुछ प्रश्न और भी है जिसको जरा हम लोग लेते हैं। तो आप देखेंगे, जहांगीर ने अपने समय में दो अस्पा में सिंह अस्पा की शुरुआत की। इस पद को सर्वप्रथम महाबत खान को दिया गया, ठीक है। तो जहांगीर ने जो शुरू किया था अपना दो अस्पा सिंह अस्पा का जो पद, जो किसने शुरू किया था, तो जहांगीर ने शुरू किया था। इस पद को सर्वप्रथम किसने दिया गया था, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर ले, ठीक है। तो मतलब दो अस्पा सिंह अस्पा पद को जहांगीर ने शुरू किया था, और इस पद को सबसे पहले किसे दिया गया था, तो सबसे पहले आपको किसे दिया गया था, ध्यान में रखेंगे, महाबत खान को दिया गया था। किसे दिया गया था इस पद को सबसे पहले, महाबत खान को। मनसब अनुवांशिक नहीं होते थे, मनसब की मृत्यु या पदस्थिति के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब मनसब किसी को मिला है तो उसके पुत्र को बाद में मिल जाएगा, ऐसा नहीं था, अनुवांशिक नहीं था। मनसबदार की मृत्यु या पदच्युति के बाद वह पद मतलब क्या होता था, स्वतः ही मतलब क्या होता था, समाप्त हो जाता, ठीक है। शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की शुरुआत की, ध्यान रखेंगे। किसने मतलब मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की शुरुआत की थी, किसने की थी, शाहजहां ने की थी, ठीक है। तो शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की शुरुआत की, इसको आपको ध्यान में रखना है। औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूम की, ठीक है, सॉरी, मशरूत की शुरुआत की। हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक किसके काल में थी, तो औरंगजेब के काल में थी, ठीक है। तो शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की शुरुआत की। अगर पूछा जाएगा मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की शुरुआत किसने की, तो शाहजहां ने की, ठीक है। अगर पूछेगा मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत की शुरुआत किसने की, औरंगजेब ने की। किसने की मशरूत की शुरुआत, तो मशरूत की शुरुआत किसने की, औरंगजेब ने की। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किसके काल में अधिक थी, तो औरंगजेब के काल में थी। किसके काल में अधिक थी, औरंगजेब के काल में अधिक थी। जागीरदारी व्यवस्था की नींव अकबर के काल में पड़ी, किंतु इसका विकास किसके काल में हुआ, तो शाहजहां के काल में हुआ। तो जागीरदारी व्यवस्था की बात करेंगे, नींव तो अकबर के काल में होता, लेकिन इसका विस्तार की बात करेंगे किसके काल में हुआ, तो शाहजहां के काल में हुआ, ठीक है। अब कुछ प्रश्न है उसको लेंगे जरा। अब मीर ए आतिश किस प्रकार का अधिकारी बताओ, मीर ए आतिश, तो शाही तोपखाने का प्रधान था, ठीक है। साहिब तौजीह की बात करेंगे, सैनिक का लेखाधिकारी होता था। दीवान तंत्र की बात करेंगे, वेतन और जागीर से संबंधित होता था, ठीक है। ध्यान रखो, इसे ही सेना का वेतन बांटने का भी अधिकार था। दरोगा दाग चौकी मुगल अधिकारी था, कैसा था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। इसके साथ साथ पत्र विभाग का भी प्रभारी होता था। मीर ए अर्ज कैसा था, तो बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था मीर ए अर्ज। उसका मीर ए बहार की बात करेंगे तो जल सेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर इससे डिपार्टमेंट से अगर प्रश्न आएंगे तो यहीं से प्रश्न आ जाएंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा आपको प्रश्न आएंगे, ठीक है। मीर ए तुगलक क्या होता था, ये धर्म अनुष्ठान का अधिकारी होता था, इसका कार्य धार्मिक उत्सव आदि का प्रबंध करना होता था। मीर ए बर की बात करें, वन विभाग का अधीक्षक होता था। नाजिर ए बउरियात क्या होता था, शाही कारखानों का अधीक्षक होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बकिया नवीस क्या होता था, समाचार लेखक होता था, जो राज्य के सारा समाचार पत्रों को केंद्र को अवगत कराता था, बकिया नवीस। उसके बाद खुफिया नवीस की बात करेंगे, गुप्त
या गुप्त पत्र लेखक होते थे जो गुप्त रूप से केंद्र को महत्वपूर्ण खबरें उपलब्ध करवाते थे। क्या नाम था इनका? खुफिया नवीस। उसके बाद स्वानिध नगर, स्वानिध नगर की बात की, समाचार के लेखक होते थे। हरकारा, ये जासूस और संदेशवाहक दोनों होते थे, हरकारा, ठीक है, ध्यान रखिए, सारे के सारे अर्थ में इनका नाम सब छिपा हुआ है, ठीक है। बितकची, ये क्या थे? बितिकची, अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में दरबार में सभी घटनाओं एवं खबरों को लिखने के लिए इनकी नियुक्ति की थी। इसके अतिरिक्त यह प्रातों को भूमि एवं लगान संबंधी कागजात तैयार करता था। यह अमल गुजार का अधीन भी कार्य करता था। उसका क्या क्या नाम है? परवांची। परवांची क्या था? ऐसे आज्ञाओं का लिखने जिसमें सम्राट के मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मुशरिफ क्या था? तो ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करता था, उसको मुशरिफ करते थे। उसके मुस्तौफी, मुस्तौफी क्या करता था? ये राज्य की मुस्तौफी या मुशरिफ द्वारा तैयार आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करता था। तो मुस्तौफी जो था सीनियर अधिकारी था, मुशरिफ का सीनियर अधिकारी जो था मुस्तौफी था, ठीक है। आमिल क्या था? अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष में गुजरात, बिहार और बंगाल को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत में 1 करोड़ दाम आय वाले परगनाओं को मालगुजारी वसूलने के लिए नियुक्त किया, जिसे जनसाधारण का करोड़ी करोड़ी कहा जाता था, ठीक है। तो आमिल को नियुक्त किया गया था प्रांतों से, मतलब कर को वसूलने के लिए, जिसको 1 करोड़ रुपया मतलब वसूल के देना पड़ता था। दाम, 1 करोड़ दाम मतलब तांबा, ठीक है। ध्यान रखें, इसको क्या बोलते थे? सर्वसाधारण की भाषा में करोड़ी बोलते थे। मुसद्दी, यह बंदरगाहों के प्रशासन का देखभाल करता था, मुसद्दी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार डिटेल, इस सारे नाम को आप लोग पढ़ लिए, याद हो जाएगा। तोप खाने का प्रधान कौन था? आतिश था। साहिब तौजी क्या करता था? सैनिक लेखाधिकारी होता था। दीवान ए तन क्या था? वेतन और जागीरों संबंधित मामलों का निपटारा करता था। दरोगा एक डाक चौकी की बात के गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। मीर आज क्या था? तो बादशाह के पास लिखे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था। मीर बहार की बात के जल सेना का प्रधान होता था। मीर तोजा की बात करके धर्मानुष्ठान का अधिकारी होता था, धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंध करता। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मीर तोजक, ठीक है। मीर बर की बात करेंगे तो वन विभाग का अधिकतर होता किसका होता था? वन विभाग का अधीक्षक होता था, मीर ए बर होता था, ठीक है। नाजिर ए बवियात, ठीक है, नाजिर ए बवियात की बात करेंगे, शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। बकिया नवीस की बात करेंगे तो ये समाचार लेखन होता था, जो राज्य के सारे समाचार पत्रों को केंद्र को अवगत कराता था। खुफिया नवीस, ये गुप्त लेखक था जो गुप्त रूप से केंद्र के महत्वपूर्ण खबरें उपलब्ध करवाता था। स्वानिध निगार की बात के समाचार के लेखक होते थे। हरकारा क्या होते थे? जासूस और संदेश वाहक होते थे। बितकची की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, ये अकबर ने अपने शासन के 19वें वर्ष में इसको इंट्रोड्यूस किया था। सभी घटनाओं एवं खबरों को लिखने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त ये प्रांतों की भूमि एवं लगान संबंधी कागजात भी क्या करता था? तैयार करता था। परवाना नची की परवांची की बात करें, ऐसे आज्ञाओं का लिखने जिसपे ऐसे आज्ञाओं का लिखने वाला था ये, जिस पर सम्राट के मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मुशरिफ और मुस्तौफी दोनों जो था, मतलब राज्य की आय व्यय का लेखा करता था, और जब ये तैयार करके देता था तो मुशरिफ द्वारा आय व्यय की लेखा की जांच करना मुस्तौफी का काम था। अमील क्या था? ध्यान रखिए, इसका काम क्या था अमील का? तो अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष में गुजरात, बिहार, बंगाल को छोड़ के, 3 राज्यों को छोड़कर, गुजरात, बिहार, बंगाल को छोड़कर, ठीक है, संपूर्ण भारत में 1 करोड़ दाम आय वाले परगनों की मालगुजारी वसूलने के लिए नियुक्ति किया गया था, ठीक है। मुसद्दी कौन था? यह बंदरगाह प्रशासन की देखभाल करता था, मुसद्दी करता था। अब आते सूबों की संख्या को लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो अकबर के समय में सूबों की संख्या 15 थी, ठीक है। कितनी थी? 15 थी। कितने सूबे थी? 15, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 15 की सूबा थी, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी सूबी थी? 15 सूबी थी, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे, आगे चलेंगे तो क्या है उसके बाद हम देखेंगे। जहांगीर की बात करेंगे, ठीक है। जहांगीर के समय, ठीक है, 15 सूबे थी, ठीक है। जहांगीर के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 15 सूबे थी। हमने बोला से अकबर के समय में सूबों की संख्या कितनी थी? 12 + 3 15 थी। बरार, खानदेश एवं अहमदनगर जुड़ा था, ठीक है। कौन जुड़ा था? बरार, खानदेश एवं अहमदनगर जुड़ा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ गए? इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन कौन नया सूबा जुड़ा था? बरार, खानदेश, अहमदनगर, ठीक है, 3 नया सूबा जुड़ा था, ठीक है। पहले से कितने थे? 12, 3 नए जुड़े। आप चलेंगे जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के समय बात करेंगे, सूबों की संख्या कितनी थी? 15 थी। कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे मिलाएगा, जो पहले ही एक सूबा था। इस प्रकार इनकी सूबा की पूर्ववर्ती संख्या रही, ठीक है। कांगड़ा को जीता गया तो 16 हो जानी चाहिए। कांगड़ा को जीता तो गया, लेकिन इसको मिला दिया किसमें? लाहौर में मिला दिया गया। तो भाई साहब, लाहौर पहले से सूबा में शामिल था, तो कांगड़ा को जीतने के बाद भी सूबों की संख्या नहीं बढ़ी। तो अकबर के समय 15, जहांगीर के समय भी 15, ठीक है। अकबर के समय 12 पहले से था, 3 नया जीता गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
शाहजहां के समय सुबह की संख्या 18 हो जाती है। ठीक है, कितना हो जाती है? 18। शाहजहां के समय सुबह की संख्या कितनी? 18। कौन कौन? तो ध्यान, 3 नए जीते जाते हैं। 15 पहले से थे ना, 15 पहले से थे, 3 नए आएंगे। ठीक है, 3 नए में कौन कौन आएंगे? तो कश्मीर, ठट्ठा और उड़ीसा। कौन कौन नए बनते हैं? कश्मीर बनता है, ठट्ठा बनता है, उड़ीसा बनता है, जो अकबर के समय में लाहौर, मुल्तान एवं बंगाल सूबों में सम्मिलित थी। कश्मीर आजाद हो जाती है, नया सूबा बनाया जाता है लाहौर से, ठट्ठा मुल्तान और उड़ीसा बंगाल से। ठीक है, तो शाहजहां के समय सूबों की संख्या कितनी होगी? 18 हो गई। ठीक है, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक थी, 20 और 21 थी। कितनी थी? 20 21 थी। ठीक है, 2 नए सूबे बनते हैं औरंगजेब के समय। ठीक है, बीजापुर 1686 में, गोलकुंडा 1687 में। ठीक है, या तो 20 लेगा इसका आंसर या फिर 21 लेगा। ठीक है, इसमें विवाद है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या कितनी? 15। 12 प्लस 3 15। 3 नए सूबे जीते गए। ठीक है, बरार, खानदेश एवं अहमदनगर। अहमद। जहांगीर के समय सूबा की संख्या की बात करेंगे, 15 थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 15 थी, बढ़ी नहीं। कांगड़ा को जीता तो गया, लेकिन उसको लाहौर में मिलाया गया। तो लाहौर में मिलाया गया तो नया सूबा तो बना नहीं, इसलिए सूबा की संख्या कितनी रहेगी? सेम। अब देखिए, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय 18 होते हैं, 3 नए जीते जाते हैं, 3 नए बनाए गए। ठीक है, जीता नहीं गया। ठीक है, अलग अलग किए गए। कश्मीर को लाहौर से, ठट्ठा को मुल्तान से, गुजरात को, सॉरी उड़ीसा को मतलब किससे? बंगाल से। ठीक है, तो 18 हो गए। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 से 21 थी, 2 नए सूबे शामिल होते हैं। ठीक है, तो भाई साहब, जब शाहजहां के समय 18 था तो 2 नया समूह तो 20 ही होना चाहिए, लेकिन कहीं कभी 21 दिया रहता है। रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए, औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या 20 थी। इसका उल्लेख डॉक्टर हरिचंद्र शर्मा तथा डॉक्टर एलपी शर्मा ने किया है, किंतु दत्ता राय चौधरी एवं मजुमदार तथा बीके अग्निहोत्री ने औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या 21 बताई है। इन विद्वानों ने औरंगजेब द्वारा संभाजी से जीते गए प्रदेश को भी सूबे के रूप में वर्णित किया है। 14 सूबे उत्तर भारत में, 6 सूबे बात करें दक्षिण बिहार में, 1 सूबा अफगानिस्तान में था। ठीक है, तो इन लोगों ने बता संभाजी से जो सूबा जो जीतता है, जो कि मूल रूप से मुगलों के अधीन में अभी तक नहीं आई थी, उसको भी शामिल कर लिया है। तो औरंगजेब के समय अंतिम अंतिम समय में अगर देखा जाए तो 14 सूबा जो था उत्तर बिहार में था, उत्तर बिहार बोला, उत्तर भारत में। 6 सूबे की बात करें दक्षिण में, और 1 सूबा की बात करें अफगानिस्तान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो कितना था ध्यान में? 14 सूबे थे। 14 सूबे उत्तर भारत में, 6 सूबे दक्षिण भारत में, 1 सूबे अफगानिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अकबर के काल में केवल 4 मंत्री परिषद थे, वकील था, दीवान या वजीर था, मीर बख्शी था, सदर उस सुदूर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अकबर के समय केवल 4 ही मंत्री पर, वकील होता था, दीवान होता था, दीवान या वजीर। ठीक है, वित्त विभाग था, मीर बख्शी का सैन्य था, वकील की प्राइम मिनिस्टर के था, सदर सुदूर जो था धार्मिक मामले को देखता था। सदर, सदर उस सुदूर धार्मिक ही था ना, सब धार्मिक ही था, याद नहीं आ रहा मुझे, बच्चे कर लीजिएगा। ठीक है, सदर उस सुदूर ही धार्मिक था। होना चाहिए। ठीक है, क्या? धार्मिक ही था। अब आते हैं मीर ए समा। ठीक है, मीर ए समा पद अकबर के समय में स्थापित हुआ, किंतु यह मंत्री पद नहीं था, किंतु बाद में मंत्री पद बन गया और इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इसे वजीर पद प्राप्त करने के लिए अंतिम सीमा माना जाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मीर ए समा पद अकबर के समय में स्थापित हुआ, किंतु यह मंत्री पद नहीं था, किंतु बाद में मंत्री पद बन गया। इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इसे वजीर पद प्राप्त करने के लिए अंतिम सीमा माना जाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे मुगल अर्थव्यवस्था एवं समाज के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा कल के क्लास होगा। आज से आप लोग को एक नया वर्क दे रहा हूं। ठीक है, जो कल सभी लोग बना के इसको सबमिट कर देंगे। इडुटीरिया का एनसीईआरटी का जो सेट जो आया था, जो हम बोले थे सभी लोगों को करने के लिए, तो सभी लोग इसको क्या करेंगे? बना के कल शाम तक इसको सभी